नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। राजनीतिक तौर पर जो मंत्र चलने चाहिए थे वो सब कुछ फेल हो गया। लेकिन इस दौर में एक बात और जिक्र हुई कि क्या वाकई सपने टूटे हैं या लोकतंत्र की जीत की उम्मीद जागी है। स्थिति जो भी हो, लेकिन चुनाव परिणाम उपचुनाव के जरिए इस देश के सामने जो आए हैं उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन खड़े सवालों के साथ हम कार्यक्रम शुरुआत करें एक संदेश संगीत के साथ। मसला यह नहीं है कि जिस ताकत और जिस तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसके बाद उपचुनाव धीरे धीरे स्थितियों को पलट रहे हैं। सवाल यह है कि एक दौर में मंडल की बात होती थी, फिर कमंडल सामने आया, भोथरा कोई नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बीच 2014 के चुनाव में बहुत सारी स्थितियां भोतरी होती चली गई। क्या दोबारा एक दूसरे ट्रैक 2 के तौर पर कमंडल तो नहीं लेकिन मंडल सामने आने को तैयार है? ये सारी स्थितियां बताती हैं कि क्या वाकई ये देश के भीतर कोई पॉलिसी, कोई विजन है या नहीं है। बात आज सब पे होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इन मेहमानों के साथ दरअसल सरकार को लेके एक शब्द हर जहन में आ रहा होगा, जो मिठास थी उसमें अब चीनी कम है। और ये चीनी कम अगर है तो 7 ऐसे सवाल आए हैं या 7 ऐसे फैसले निकल कर आ रहे हैं जिसको सिलसिलेवार तरीके से समझिए। उपचुनाव के 7 फैसले। पहला फैसला है, क्या मोदी जादू की उम्र खत्म हो चली है? बहुत जल्दी संघ परिवार की सक्रियता बीजेपी के लिए जरूरी है। हिंदू वोट की एकजुटता रुक गई है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हो गया इस दौर में। मंडल ट्रैक 2 के शुरू होने का आभास है, जैसे बिहार में वैसे यूपी में भी होगा। और इन सारी परिस्थितियों में विकास की चकाचौंध पर आज भी 2 जून की रोटी भारी है, क्योंकि रसोई के भीतर अब भी आलू, प्याज, टमाटर जो भी स्थिति है, चकाचौंध में लोग खो नहीं पा रहे हैं। मोदी का प्रचार पसंद तो सबको आया, लेकिन सत्ता के तरीकों में वो प्रचार के तौर तरीके गायब हो गए। जिन जिन बातों का जिक्र हो रहा था, क्या सत्ता में आने के बाद वो सारी स्थिति गम हो गई? ये 7 स्थितियां निकल कर आई है। लेकिन जब ये बात सामने निकल कर आई कि क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी को केंद्र में हर चुनाव के भीतर रखना चाहिए, हम शुरुआत में 2 स्थिति आपको बता देते हैं। इससे आपको कुछ साफ होगा कि दरअसल क्यों बार बार जिक्र नरेंद्र मोदी का हो रहा है। एक जो सर्वे आया था कि मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है और अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन ये जो रिजल्ट आए हैं ये निश्चित रूप से स्थानीय लोगों ने चयन में प्रक्रिया में कुछ भूलें की होंगी, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। मोदी की सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। ये मीडिया चैनल में आया ही है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो लोकसभा में और सीटें बढ़ जाएंगी। इसका मतलब जो स्थानीय नेता हैं, हम सबको आत्मचिंतन करना होगा कि हमसे भूलें कहाँ हो गई। मोदी की चिंतन करना होगा कि हमसे भूलें नहीं, निश्चित रूप से मोदी जी का तो जो प्रभाव है वो तो सब जगह है ही है, और विद्यार्थी परिषद ने भी इसके लिए बहुत मेहनत की। और लगातार इस बार जिस तरीके से एक माइक्रो डिटेलिंग से इस काम को किया गया, वो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि विद्यार्थी परिषद और देश में जो परिवर्तन है उसको एक स्टैंप युवाओं ने दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव हुए थे, तब दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष का कहना था मोदी जी का प्रभाव है। अब विधानसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए हैं, तो उस पे उमा भारती जी का कहना है जी नहीं, ये बिल्कुल क्षेत्रीय स्तर पर थे। रास्ता कहीं से कैसे जाए। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई नेताओं को, नहीं 1 दर्जन नेताओं को हमने टटोला है कि आप क्या वजह मानते हैं। हर ने अपनी अपनी वजह बताई है, उस पर आएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सचिन पायलट, राजस्थान की बागडोर एक लिहाज से कहें कांग्रेस के जरिए संभालना था, संभाल रहे थे। और दूसरी तरफ शहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन पायलट जी, आपको किसी ने कहा कि नहीं आप आज मैन ऑफ द मैच हैं? नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा मैं मैन ऑफ द मैच हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो बाई इलेक्शन का मैच था उसको हमने इनिंग डिफीट दिया आज बीजेपी को। शहनवाज जी, मैन ऑफ द मैच अमित शाह थे लोकसभा में। इसमें वह 0 पर आउट तो नहीं हुए हैं, लेकिन इतने कम रन बनाए होंगे यह किसी ने सोचा नहीं था। तो क्या इस पर खामोशी बरतना सही है? ये वाजपेयी जी, आपका चश्मा है जो इनको मैन ऑफ द मैच पूरे को दे रहा है, और दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी उत्तर प्रदेश में 0 पे आउट हो गई है, वो आप इनको बताने को तैयार नहीं है। क्योंकि आप राजस्थान पर चर्चा कर रहे हैं और फिर पूरे मोदी जी पर चर्चा कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप राजस्थान पर चर्चा कर रहे हैं तो सही है, सचिन जी ने 3 सीटें जीती है, लेकिन आसाम में ये हारे हैं, बंगाल में तीसरे नंबर पर चले गए हैं, उत्तर प्रदेश में 0 पे आउट हो गए हैं। तो ये भी चर्चा इनसे कर लेते हैं कि सिर्फ राजस्थान की चर्चा अगर करेंगे तो राजस्थान की चर्चा में
जरूर इनको मैन ऑफ द मैच देंगे, क्योंकि 3 सीट ये जीते हैं। लेकिन ओवरऑल इनकी पार्टी का परफॉर्मेंस भी कसौटी पर आपको कसना चाहिए। नहीं कसेंगे, उस पे हम आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में मैन ऑफ द मैच है, ये आप भी मान रहे हैं? नहीं, आपने चर्चा किया पूरे मोदी लहर की, आपने गाने सुनाए पूरे देश को के परिप्रेक्ष्य में, और आपने क्रेडिट दे दिया सचिन पायलट को सिर्फ राजस्थान के लिए। अरे आप इतना दुखी और इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मतलब ये तो क्रोधित नहीं हो रहा है, मैं तो आपके गाने से शुरू कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सचिन पायलट की पार्टी राजस्थान में जीत गई, राहुल गांधी की पार्टी 0 पे आउट हो गई, तो इनिंग डिफीट से अगर ये इन्होंने हमें इनिंग डिफीट दिया, तो ये भी तो पूछे कि आप बंगाल में तीसरे नंबर के खिलाड़ी क्यों हो गए, उत्तर प्रदेश में 0 पे क्यों आउट हो गए, आसाम में ये हाल क्यों हुआ? साथ साथ पूछते तो हमें अच्छा लगता, हमने सिर्फ ये कहा, हमें कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, अब जरा इसकी सीरियसनेस समझिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नहीं आज शाहनवाज भाई एक जी बोले। हाँ नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि अगर आपको बात पूरे देश की करनी है, समूचे देश की, तो आप देखिए कर्नाटक में उपचुनाव हुए, वहां बीजेपी हारी, बिहार में हुए, आपके खुद का गृह राज्य है, वहां पर आपको मुंह की खानी पड़ी, उत्तराखंड में आप हारे, पंजाब में आप हारे, उत्तर प्रदेश में आप हार गए, गुजरात में भी आपकी जमीन खिसक गई, राजस्थान में आपका सुपड़ा साफ हुआ। तो पूरे भारतवर्ष में जहां जहां उपचुनाव हुआ है, अगर ओवरऑल आप देखें तो बीजेपी को हर जगह पराजय का सामना करना पड़ा। मूलतः मुझे लगता है कि गुजरात में भी जो यूपी में हार हुई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी और साक्षी महाराज जी जैसे लोगों को आप लोगों ने अपने प्रचार का डंडा दे रखा था। मुझे तो खुशी होती है अगर शाहनवाज जी जैसे आदमी को बीजेपी अपना प्रचार का कैंपेन चीफ बनाती, तो हो सकता है बीजेपी की यूपी में 2-4 सीट और आ जाती। लेकिन ये जो तोड़ने की राजनीति है, ध्रुवीकरण की, तुष्टीकरण की, उसका नुकसान हुआ है और इस बात को समझना चाहिए आज बीजेपी को। देखिए, सचिन जी ने जो बात कही कि गुजरात में भी हमने 9 सीट हुई है, हमने वहां अभी भी फर्स्ट डिवीजन हमें मिला है, 9 में 6 हम जीते हैं। यानी गुजरात में कभी ऐसा तो नहीं होता कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ें, सारी सीट जीत जाएं। लोकसभा में जरूर सारी सीटें हम जीते हैं, लेकिन अभी भी 6 सीट हम वहां पर जीते हैं, और कांग्रेस 3 जीती है। हम इनसे बहुत आगे हैं वहां। सिर्फ राजस्थान के अंदर जरूर, जैसा पुन परसुन जी ने कहा कि 4 में 3 सीट आज विधानसभा की मिली है, और सचिन पायलट हमारे मित्र हैं, अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान का चुनाव इनके जिम्मे था, और लोकसभा में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आज जरूर इनको क्रेडिट 4 में से 3 ये जीते हैं। तो हम स्थानीय चुनाव है, अलग अलग राज्य का चुनाव है, और स्थानीय मुद्दों की भी कई वजह उसमें रही होगी, उनको तलाशेंगे। लेकिन ओवरऑल ये मोदी जी का भंवर में मोदी लहर जो आपने ऊपर में लिख रखा है, मैं ये कहूं कि ये मोदी लहर भंवर में नहीं है। नरेंद्र मोदी आज भी लोगों के दिल में बसते हैं, और ये चुनाव स्थानीय मुद्दे पर लड़े गए। जहां राजस्थान में कांग्रेस जीती है, वहीं यूपी में हारी है। ये कहना था कि इस पर अगर कांग्रेस के लोग बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हैं कि वो बहुत बड़ी जीत लिया है उन्होंने, तो उनको मुबारक हो। शाहनवाज जी, आपको सिर्फ भंवर में मोदी लहर दिखाई दे रहा है, हमारे पीछे तो चीनी कम लिखा हुआ है, उसका क्या करें हम? नहीं, हम ऊपर से पढ़ते हैं, नीचे क्या, जो नीचे मैं टेलीविजन सामने देख रहा हूं, और वो ऊपर में जो लिखा है सचिन पायलट के सर पे लिखा हुआ है भंवर में मोदी लहर, तो इसलिए मैंने कहा कि उसको पढ़कर मैंने वो पंक्ति बता दी आपको। ओके, हमें ये बताइए कि आज एक ऐसा मौका था, एक मिनट सचिन पायलट जी, एक मिनट, चूंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह बीजेपी की राष्ट्रीय पार्टी है देश की, उनके अध्यक्ष हैं। आज 2 मौके ऐसे आए जब अमित शाह को भी बोलना पड़ा और प्रधानमंत्री मोदी को भी बोलना पड़ा, लेकिन दोनों ने इस चुनाव परिणाम पर खामोशी बरती। ट्वीट अभी तक नहीं आया है, इंतजार देश कर रहा है कि कोई ट्वीट आ जाए। और जो बात भी कही गई वह गुजराती में कही गई, भाषण पूरा गुजराती में हुआ, और उस भाषण के मिजाज के भीतर अपनी उपलब्धियों का खाका रखने की एक कोशिश भी हुई है। लेकिन शाहनवाज जी, सवाल हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 6 करोड़ के हैं क्या? गुजराती में आज तो देश को संबोधित करने का मौका था, 9 राज्यों में चुनाव हुए हैं जनाब। देखिए पुन परसुन जी, गुजरात राष्ट्रीय भाषा है, और जब गुजरात में वो जाकर अपनी मातृभाषा में बोलेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई एतराज किसी को होगा। और जहां तक सवाल है कि उनकी प्रतिक्रिया का सवाल, तो प्रतिक्रिया देने के लिए अमित शाह जी ने
अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता आपके चैनल पे भेज तो रखा है सुबह से, और मैं सुबह से पवन प्रसन्न जी आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। और मेरे सवाल से अगर ये 30 विधानसभा के लिए प्रवक्ता का जवाब काफी नहीं है, इस पर प्रधानमंत्री जी को ही बोलना है। अगर ये अपेक्षा और हिंदी में ही बोलना है तो चुनाव तो सिर्फ हिंदी राज्य में नहीं हुए हैं, बंगाल में भी हुआ है, आसाम में भी हुआ है, और गुजरात में भी हुआ है, और राजस्थान में भी हुआ है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि नरेंद्र भाई को या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उन्होंने तो हमें ये दायित्व दे रखा है कि हम जो बोल रहे हैं वो पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री की तरफ से उनके पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता के तौर पे बोल रहे हैं, और ये हमारी पार्टी की लाइन है। ये देखिए, आज आपने एक अच्छी बात कही, ये कि अलग अलग प्रांतों की याद हमें दिला दी और अलग अलग भाषाओं की महत्ता की याद भी दिला दी। इसीलिए ये सवाल विपक्षी राजनीतिक दल उठा रहे थे, और मेरे ख्याल से सचिन पायलट भी उस दिशा में संकेत दे रहे थे। हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू देश, ये सारी भावनाएं किस रूप में, कैसे इस झटके में अचानक आकर खड़ी हो गई, जब आप खुद कह रहे हैं बंगाल भी है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटक भी है, हम भी मान रहे हैं सब कुछ है। और इस देश में यही तो खासियत है इस देश की। एक ऐसी लकीर क्यों खींची जा रही थी जिसको लेकर अचानक इस देश में हर कोई सोचने लगा ये क्या हो रहा है? शाहनवाज जी, आप ही प्रतिक्रिया दीजिए, फिर हम ये जो सवाल आप पूछेंगे। हाँ जी, ये मेरे से पूछा ना आपने? जी, आप ही से पूछा। जी देखिए पुन प्रसन्न जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने 2 भाषण किए, एक लाल किला से संबोधित किया, एक पार्टी के राष्ट्रीय परिषद जो सबसे बड़ी हमारी बॉडी है उसको संबोधित किया। उसको कहते हुए उन्होंने क्या कहा कि इस देश में सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा सांप्रदायिक तनाव नहीं होना चाहिए, तनाव में तरक्की नहीं हो सकती, 10 साल के लिए इस पर चर्चा न करें। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता को, कैडर को, आपने जब कहा वहां देश को संबोधित किया, और जब पार्टी के राष्ट्रीय परिषद में कहा कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि देश में कोई सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, हम उत्तर प्रदेश में जीते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो ये बड़ी बात पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने कही, इसलिए उनकी बात को महत्व देना चाहिए। जहां तक कुछ बयान आ जाते हैं तो कुछ बयान के बारे में, जो बयान चाहे वो साक्षी महाराज का बयान आया, हमने उस बयान से अपने आप को अलग किया, क्योंकि हम मानते हैं कि मदरसा या स्कूल इस इल्म का सरचश्मा है। आतंकवाद को हम बुरा मानते हैं, आतंकवाद में कोई शहनवाज जी आपने अलग किया, ये ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मानते हैं। आज जब तो चुनाव में शहनवाज जी, ना, आज जब एक हार हुई है तो उसके विश्लेषण में उन परिस्थितियों को भी हम टटोल लें। सचिन, आपको क्या लगता है कि वो कौन सी स्थिति थी जिसमें 4 महीने का ही वक्त हुआ है अभी सरकार को आए हुए, लेकिन उसकी आगोश से जनता दूसरी दिशा में क्यों बढ़ रही है? हम बीजेपी की पूरी प्रतिक्रिया हम सुनाएंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है सचिन जी? मुझे लगा कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, क्योंकि जो वादे किए थे वो गवर्नेंस के थे, इन्वेस्टमेंट के थे, युवाओं को रोजगार के थे, और देश की जनता ने उनकी बातों को माना था। सत्ता में आने के बाद जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वीएचपी के नेताओं के, कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग आती है, कभी 370 को खत्म करने की बात आती है, कभी साक्षी महाराज साहब कुछ बोलते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ जी कुछ बोलते हैं, और शाहनवाज जी तो बेचारे वही कहेंगे जो ऑफिशियल पार्टी लाइन है। लेकिन ये जो लोग हैं ये कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये कोई ऐरा गैरा बयान नहीं है, ये इनकी कोर आइडियोलॉजी के वो प्रमुख चेहरे हैं जो इनको पूरा गाइड करते हैं। तो आज जनता ने उस आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया है, जो अब चेहरा सामने आया नकाब उतरने के बाद उसको रिजेक्ट किया है। आज भी मैं समझता हूं सरकार बीजेपी और मोदी जी की रहेगी अगले 4.5 पौने 5 साल। इनको सबक लेना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्म निरीक्षण करना चाहिए कि हम कहां गलत जा रहे हैं। इस प्रकार के बयान से समाज को तोड़ने की जो कभी कभी बयान आते हैं, ये अपने आप नहीं आते हैं प्रसन्न जी, ये अपने आप कोई एक्सीडेंटल बयान नहीं है, बहुत सोची समझी साजिश के तहत चुनाव से बिल्कुल ठीक चुनाव की ईव पर ये लोग इस बयान को देते हैं। विवाद होता है, अखबार में आता है, इनकी फोटोएं छपती हैं, और हिंदुत्व का जो एक नेगेटिव एजेंडा है चलाने का काम करते हैं। आज देश को डेवलपमेंट चाहिए। राजस्थान के अंदर 9 महीने में लोगों का मोह भंग क्यों हुआ? क्योंकि गांव में, देहात में खाद, बीज, तेल, पानी, सब्जी, इन सब की तबाही है। नौजवान और किसान दर दर भटक रहा है। तो लोगों ने कहा भाषण बहुत दिए, आज अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता आईना दिखाने का काम करती है इन बाई इलेक्शन में। और शाहनवाज जी कह रहे हैं कि मोदी साहब को हर जगह जाने की जरूरत नहीं थी। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव का जो क्रेडिट है एबीवीपी वो मोदी साहब को दे रही है, तो बाई इलेक्शन की कुछ ना कुछ, क्योंकि अडवाणी जी और जोशी जी को तो आपने दरनिकार कर दिया है, अब बच्चे मोदी साहब। अगर आप किसी और को ब्लेम नहीं दे सकते तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हाँ, मेरे नेतृत्व में हमारी पार्टी को हार हुई है, हम और मेहनत करेंगे। ये कहीं नहीं किया गया, थोड़ा गुरूर है। मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत बीजेपी के नेताओं को, धीरे धीरे वो भी सब ठीक हो जाएगा। शर्मा जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे, क्या ये सब कुछ जो नजर आ रहा है मुखौटा तो नहीं है ना? नहीं, देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बयानों पर चर्चा ज्यादा हो जाती है और हमारे विरोधी जिस तरह का ध्रुवीकरण करते हैं उस पर चर्चा कम हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पार्टी की ऑफिशियल लाइन जो कहा, ठीक है, कुछ नेताओं के बयान आते हैं, इनके यहाँ तो खुद दिग्विजय सिंह जी का बयान आता है और उस पर कांग्रेस के कई नेताओं के बयान पर खुद इनको गैग ऑर्डर लगाना पड़ता है। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी कोई देश में भेदभाव नहीं चाहते हैं और ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, ये नतीजे जहां सचिन जी ने कहा कि 9 महीने में राजस्थान की जनता ने सबक सिखाया, तो 6 महीने बाद, अभी 3 महीने पहले तो सारी सीट लोकसभा की दी थी। ये क्षणिक हमारी कमजोरी की वजह से अगर आपको 3 सीट ज्यादा मिल गई है तो जैसे हमें गरूर में नहीं आना है वैसे आपको भी नहीं आना है, क्योंकि ये मानकर चलें कि जनता जो गाना हम पहले सुनाया था वाजपेयी साहब ने, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं था, उस गाना वो कांग्रेस के लिए भी था। ये जरूर वाजपेयी जी आपको बता देते तो अच्छा होता। नहीं, उसमें हम गरूर से दूर हैं। सही कह रहे हैं, उसमें हमने मुलायम की भी तस्वीर लगा दी थी, अखिलेश यादव की भी तस्वीर लगा दी थी, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। कांग्रेस में थोड़ी उम्मीद जागी है। जानकारी आ रही है कि कांग्रेस ने एक 16 पेज की बुकलेट तैयार की है जिसका नाम उसने दिया है खोखले वादे निकम्मी सरकार। यह बुकलेट महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के मद्देनजर है, देश भर में कांग्रेस के दफ्तरों भेजी जाएगी। इसमें महंगाई, बॉर्डर सिक्योरिटी और उन तमाम वादों का जिक्र है जो मोदी सरकार की तरफ से किया गया है। ये छपने दे दी गई है और अगले हफ्ते तक ये छप कर आ जाएगी और जानकारी आ रही है पूरे देश भर में बांटी जाएगी। नारा ऊपर यही लिखा गया है, खोखले वादे निकम्मी सरकार, यानी कांग्रेस पे भी अब आस एक जगी है। लेकिन बहरहाल आज के उपचुनाव ने कई संकेत दे दिए।